हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने अभी पे ब्रेक दे दिया है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा पॉलिटी का जो है, पॉलिटी की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 6 को आज हम देखेंगे। जो 7 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। आपकी जो साइंस है, साइंस में तीनों, बायो और जो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा रहे हैं। और हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसकी क्लास चल रही है, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो जिसने नहीं देखा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को 3 से 4 बार पूरा रिवाइज कर डालिए, जिसका फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, पॉलिटी हमने स्टार्ट की थी, तो पॉलिटी का 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 6 को आज हम देखेंगे, जो कि संबंधित है किससे, न्यायपालिका जुडिशरी से। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है, वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है, तो कौन सा है, दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएसजे 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास एक अभिलेख न्यायालय के पास अभिलेख का न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, अब ये जो आर्टिकल है, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है एक अभिलेख न्यायालय जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, और जो हाई कोर्ट के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय वह जो है कौन से आर्टिकल के तहत है। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके तहत दो न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में अवमान के लिए दंड देने की शक्ति समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसके अंतर्गत क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक सीमित रहते हैं, ये सही है। दूसरा क्या है, जिस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण कौन करता है। इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये चारों ही पॉइंट सही हैं। इसको पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि बॉक्स में क्या दिया हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। ये न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर का दल उसे कहते हैं जिस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक में मान्यता प्राप्त होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक इसमें केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 224 में अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तो मुख्य न्यायाधीश अपने निर्वहन में अक्षम हो। नेक्स्ट क्या है, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ जाता है या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो,
यह जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित या अपने कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होता है तो कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष के उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है क्या जनहित याचिका से? भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने को असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसकी पहुंच विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन कर सकता है। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 137 के अंतर्गत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद के द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को USA से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका के द्वारा बने कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों या प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि संविधान के वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को हुई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। इसे प्रारंभिक अपीलीय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं सर मेरिस ग्रेवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए किए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी। इसके अंतर्गत जजों की संख्या टोटल कितनी है? मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर जो है 33, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 124 का 1 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है कि वृद्धि की शक्ति संसद में निहित है, जिसे वर्तमान में संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधन करके क्या किया गया है, तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर जो है 33 कर दिया गया है। अर्थात अब मुख्य न्यायाधीश सहित अब सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 126 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो कौन? राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 के तहत
न्यायालय की कार्यवाही के लिए जब न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? तो कौन सा है? 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। संविधान की 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित प्रारूप दिया गया है। 3री अनुसूची का प्रारूप 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सहित द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 में इस संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य न्यायालय में जो सुनवाई कर सकता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करें। अभी तक केवल 2 बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर अधिविष्ट हुआ है। पहली बार कहाँ पे? 1950 में हैदराबाद में। दूसरी बार जो है 1954 में श्रीनगर में। पहली बार कहाँ पे? 1950 में हैदराबाद और दूसरी बार जो है 1954 में श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जिन्हें संसद विधि द्वारा विनिश्चय करे और जब तक ऐसा विनिश्चय नहीं किया जाता है दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे। मतलब संसद जो है विधि के द्वारा ये निर्धारित करेगी कि कितना वेतन दिया जाना है। जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनको उतना वेतन दिया जाएगा कि जैसा कि जो है दूसरी सूची में निर्दिष्ट किया गया है। आर्टिकल 125 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या था कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है? वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि 5 प्रकार के रिट की हमने बात की थी। और रिट कौन कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश। ये 5 प्रकार की रिट इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो रिट 5 प्रकार की होती हैं। और जो है रिट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आप जो बता सकते हैं। और उसमें क्या पूछा जाएगा कि कौन सी जो है 5 प्रकार के रिट के अंतर्गत कौन सा इसका भाग नहीं है। तो अगर आपको पाँचों याद नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 245
संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। परिसंघ का संविधान विभिन्न सरकारों के बीच न्यायकर्ता के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 131 के द्वारा यह भूमिका अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। उसे निम्नलिखित विवादों में प्रारंभिक अधिकारिता है जो अन्य न्यायालय को नहीं है। पहला है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद में, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद में। विवाद में विधि तथा तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का 1 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 का 1 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। दूसरा है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को विनिर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है। नेक्स्ट है, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आदेश जारी करने की प्रदत्त शक्ति अनन्य होती है। इस तरह की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन मतलब वो सलाह मांग तो सकता है किंतु सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। यह मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदत्त है। अनुच्छेद 132-134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। संविधान ने हमारे उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है, आर्टिकल 143 के तहत। अतः स्पष्ट है कि मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए रिट निकालने की अधिकारिता के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता 3 प्रकार की होती है, प्रारंभिक, अपीली और सलाहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में 1997, 2007, 2014, 2016, 2020 इतनी बार जो है आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी अदर एग्ज़ाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो किसमें किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। न्यायिक व्याख्या भारत के संविधान की मूल संरचना का स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है।
इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं और इन निर्णयों को संजोए रखा जाता है ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाभ का पद परिभाषित किया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) में हुआ है, किंतु लाभ का पद पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ को न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर विभिन्न मामलों में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, जैसे रवाना सुबाना बनाम जी.एस. कग्गीरप्पा 1954, देवराय बनाम केशव लक्ष्मण 1957 आदि के मामलों में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है? तो कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, इसके साथ में अनुच्छेद 14 को मिलाकर पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के साथ में अनुच्छेद 16 को साथ में मिलाकर पढ़ना। तो ए बी सी सभी को साथ में मिलाकर पढ़ने से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द हमारे गणतंत्र की विशेषता दर्शाने के लिए प्रस्तावना में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, एक अनुच्छेद नागरिकों को यह समानता का अधिकार देने की बात करता है। इन सारी बातों ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने हेतु सक्षम किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो न्यायिक पहल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्षबंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने तक। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में से किस रिट को जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। इस लेख के द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किसी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान पर तथा नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा। यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया जाता है तो वह शीघ्र आदेश देगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी कर सकता है? तो कौन सी है? उत्प्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वह कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैंडेमस। परमादेश रिट किसी सार्वजनिक अथवा अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी की जाती है। ये आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उसके दायित्व के निर्वहन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम था? तो कौन सा अधिकार परीक्षा है? अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछ सकता है कि कोई भी जो पद धारण किए हुए है वो जो है उसको क्या अधिकार है। किसी सार्वजनिक पद या विशेष पर कार्य कर रहा है, पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इसमें यह आवश्यक है कि वह पद सार्वजनिक हो या विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट है, किन रिटों से नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान दिया जाता है? परमादेश है। परमादेश रिट के तहत नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जा सकता है? तो प्रतिषेध है।
किस कानून के अंतर्गत वह विहित किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान की धारा 348 के तहत। भारतीय संविधान की धारा 348 ए में यह उपबंध किया गया है कि जब तक संसद विधि के द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। नेक्स्ट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम के द्वारा। तो हमने इसमें क्या देखा था कि वृद्धि करके संख्या जो है 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है। तो संख्या कितनी हो गई है? 33 जो है अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 न्यायाधीश है टोटल। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन न्यायाधीशों की संख्या शामिल है। नेक्स्ट क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पास किए जा सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उधार से भरा थैला है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति है। इसके अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका में दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विभिन्न देशों के स्रोतों से लिया गया है, अतः भारतीय संविधान को उधार से भरा हुआ थैला कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यापित किया उसमें समस्त कार्यपालिकी मानवाधिकार सम्मिलित हो गए। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त कल्पनीय मानवाधिकार को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है, कथन है कि भारतीय नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय भी अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का एक रक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत जहां सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में हुए न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। कारण है कि भारत में न्यायिक निर्णयों ने संवैधानिक प्रावधानों की परिभाषा तथा व्याख्या की है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होंगे? तो कौन सा है? आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत के सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 141 कहता है, आर्टिकल 140 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ अर्थात संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की किसी अनुपूरक शक्तियों प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन है जिसके माध्यम से वह ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे के चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों की हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी 8वां प्रविष्ट के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।